तो फाइनली इतने दिनों से जो खबरें निकल कर आ रही थी कि कल्कि 2898 AD इस मूवी के रिलीज से पहले इसका एक एनिमेटेड प्रील्यूड रिलीज किया जाएगा, जिससे कि ऑडियंस को इसके पूरे वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। और इससे हमें पता चलता है कि मूवी के जो मेकर्स है और खास करके जो मूवी के डायरेक्टर है यानी कि नाग अश्विन जी, उनका विजन कितना बड़ा है। वो अपनी मूवी को ऐसे ही हल्के में नहीं ले रहे। और खास बात यह है कि अमेजॉन प्राइम पर इसके सिर्फ अभी 2 ही एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं, बुज्जी और भैरवा से हमको मिलाने के लिए। और वह इसको रिलीज किया गया है सीजन 1 के नाम से। सीजन 1 के अभी सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आए हैं, और भी एपिसोड्स आएंगे और कई सारे सीजन्स भी आएंगे इस एनिमेटेड प्रील्यूड के। और जैसा कि आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा कि नाग अश्विन जी कल्कि का पूरा एक यूनिवर्स बना रहे हैं, साईफाई माइथो यूनिवर्स, जिसको कि उन्होंने इस प्रील्यूड के साथ ही अनाउंस कर दिया है। मतलब यार विजन देख रहे हो नाग अश्विन जी का, इतना तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। और आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि नाग अश्विन जी इस प्रोजेक्ट पर कई सालों से लगे हुए हैं और उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च भी की है इसके लिए, जो कि हमें इस एनिमेटेड सीरीज यानी कि बुज्जी और भैरवा के दोनों एपिसोड्स में दिखती भी है। और नाग अश्विन जी और उनकी टीम की इसी मेहनत को मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ, तो कहीं मत जाना, बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम बिल्कुल भी निराश नहीं होगे। और हमारे फ्यूचर का क्या भैरवा? भैरवा और बुज्जी ये सिर्फ एक एनिमेटेड सीरीज नहीं है, ये दर्शन है काशी के। नहीं सच में इस एनिमेटेड सीरीज में काशी को जैसा दिखाया गया है, हाँ डिस्टोपियन सेटअप है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इतने सारे मंदिर दिखाए गए हैं। ये बताता है कि नाग अश्विन जी ने इस मूवी को मॉडर्न बनाने की तो कोशिश की है, लेकिन इंडियन टच के साथ। उन्होंने बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं की है कि इंडियन टच को भूल कर पूरा हॉलीवुड को ही चेप दिया, जैसे की हमने किसी लेजेंडरी मूवी में देखा ही था, है ना। याद है वो पल जब त्रेता युग के युद्ध की जगह हमारे मुँह पे उन्होंने एंड गेम फेंक कर मारा था। अब यार आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि डिस्टोपियन सेटअप में इतने सारे मंदिर दिखाने का क्या लॉजिक है, क्योंकि हमें तो ऐसा बताया गया है ना कि जब घोर कलयुग आएगा तब सारे मंदिर मिट जाएंगे, सभी ब्राह्मण मिट जाएंगे, सिर्फ कुछ दुष्ट और अमीर लोगों का राज होगा बाकी सारे आम लोगों पर। अब इसमें मंदिर मिटने का भी जिक्र किया गया है ना, तो फिर यहाँ पर मंदिर कैसे आए? अब यहाँ पर नाग अश्विन जी अपनी मूवी में इसका लॉजिक कैसे देते हैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा लॉजिक ये है कि आप लोगों ने वो बात तो सुनी होगी ना कि जब मानव पर दुख ज्यादा होते हैं तब वो भगवान को और ज्यादा याद करने लगते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जब कलयुग में लोगों पर दुख ज्यादा बड़े होंगे तभी उन्होंने ये सारे मंदिर फिर से बनाए होंगे। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर मैं इस डिस्टोपियन सेटअप में जितने भी काशी में मंदिर दिखाई दे रहे हैं उनको कभी नष्ट ही ना किया गया हो, ऐसा भी दिखाया जा सकता है ना। मतलब इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी तो सच होने ही वाली है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नाग अश्विन जी इस प्रोजेक्ट पर कई सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और काफी डिटेलिंग के साथ काम किया गया है इस मूवी पर। तो नाग अश्विन जी और उनकी टीम का हार्डवर्क यहाँ पर इस एनिमेटेड प्रील्यूड में हमें देखने को भी मिलता है, जैसे की छोटी छोटी डिटेल्स। एक डिस्टोपियन सेटअप को ध्यान में रखकर बनाए गए किसी भी प्रोडक्ट से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, सब कुछ मिलेगा इधर। जैसा कि हमें यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जितनी भी पुरानी करेंसीज थी यानी कि इंडियन करेंसी, डॉलर्स, यूरोज, अभी सब बंद हो चुका है और अब लोग यूज करते हैं यूनिट्स का। अगर किसी को भी कोई लेन देन करनी होती है तो वो यूज करते हैं यूनिट्स का, और यूनिट्स ट्रांसफर करने का तरीका भी एकदम फ्यूचरिस्टिक सा रखा गया है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो एपिसोड 1 शुरू होने के कुछ ही देर बाद जिक्र किया जाता है शंबाला का। और अगर भाई लोग आप लोगों में से शंबाला के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता तो मैं आपको बता देता हूँ कि कलयुग का अंत करने के लिए जहाँ पर विष्णु जी अवतार लेने वाले हैं, यानी कि धरती पर जिस जगह पर अवतार लेने वाले हैं वो है शंबाला। आई मीन कि उस जगह का नाम होने वाला है शंबाला। और यहाँ पर इस सीरीज में इसका ही जिक्र किया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि शंबाला के बच्चों को पाइनएप्पल जरूर से पसंद आएंगे। और यहाँ पर ये लेडी का कैरेक्टर में ऐसा कहती हुई दिखती है कि शंबाला के बच्चों को ये जरूर से पसंद आएंगे। तो ये तो बिल्कुल ही एश्योर हो जाता है कि ये लेडी और इसके साथ जितनी भी रेबल्स हैं वो सारे शंबाला से है। अब आप लोग पूछोगे कि ये रेबल क्या होता है, तो चिंता नहीं करवानी, बताता हूँ ना मैं। देखो भाई लोग, रेबल के बारे में जानने से पहले आपको कॉम्प्लेक्स और वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में जानना होगा। सबसे पहले तो यार यहाँ पर जो फ्यूचरिस्टिक सी बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है वही कॉम्प्लेक्स है, और इस उल्टे पिरामिड में रहने वाले फ्यूचरिस्टिक लोग ही कंट्रोल करते हैं पूरी काशी के लोगों को, यानी कि एक एरिया को कंट्रोल करने के लिए ऐसी एक बिल्डिंग। देखो ये मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला कली तो नहीं होने वाला है, ये तो पक्का है। क्योंकि इस पूरी सीरीज में ना ही तो कली का जिक्र किया गया है और ना ही कल्कि का, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं रेबल्स की। देखो कॉम्प्लेक्स और वहाँ पर रहने वाले लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है और उन्हीं को हम कहते हैं रेबल्स। और एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में वही रेबल्स हमला करते हैं बुज्जी और उसके मास्टर पर। बुज्जी एक ऐसी एआई मशीन है जो कि काम करती है कॉम्प्लेक्स के लिए, और हमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि बुज्जी को अभी प्रमोशन मिला है और उसको एक व्हीकल मिलने वाला है अपना प्राइवेट, यानी कि बुज्जी अपनी मन मर्जी से कहीं पर भी जा सकती है। लेकिन वहीं पर उनकी किस्मत खराब होती है, जिस कार्गो से बुज्जी और उसका मास्टर जा रहे होते हैं उन पर रेबल्स हमला कर देते हैं। देखो मैं जानता हूँ कि और भी रेबल्स होंगे, लेकिन वहाँ
वहाँ पर बुज्जी और उसके मास्टर पर हमला करने वाले सिर्फ 3 ही रेबल्स थे, जिसमें से कि एक लेडी रेबल भी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संभाला का जिक्र उसी लेडी रेबल ने किया था, तो मोस्ट प्रोबेबली मूवी में हमें उस लेडी का और संभाला का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिल सकता है। देखो यार, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो 10 महीने पहले जो टीजर आया था और वहाँ पर जो गुड और बैड के बीच में हमें लड़ाई देखने को मिल रही थी, वहाँ पर जो गुड साइड से जो सारे लोग लड़ रहे थे एकदम ऐसे ब्लूइश कपड़े पहनकर, वो लोग संभाला से हो सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना। और अगर यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे हो कि उन तीनों ही रेबल्स में से एक तो अपना भैरवा होगा ही, यानी कि प्रभास का कैरेक्टर होगा ही, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमने जैसा सोचा था कि प्रभास का कैरेक्टर इस मूवी में एकदम इंटेंस होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी हमें दिखाया नहीं जा रहा है। हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि प्रभास का कैरेक्टर एकदम बिंदास है। और हम जैसा सोच रहे थे कि प्रभास का कैरेक्टर इसमें सबकी हेल्प करने वाला और एक अच्छे नेचर का और एक गुड कैरेक्टर होगा, ऐसा भी नहीं है। अब इसको ग्रे शेड कैरेक्टर बोल सकते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भैरवा का कैरेक्टर इसमें थोड़ा मस्खरा सा है। लाइक वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है वगैरह वगैरह, ऐसा हमने कई सारी मूवीज में देखा भी है पहले, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा डिस्टोपियन सेटअप दिखाने के लिए भी नाग अश्विन जी ने काफी सारी डिटेल्स डाली है। जैसे कि जो हमें पूरा काशी का सेट दिखाया गया है, वहाँ पर हमें कई सारी जगहों पर बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिखावट देखने को मिलती है। आई मीन कि वहाँ पर काशी की गलियों में जब हमें चेस सी दिखाए जा रहे थे प्रभास के कैरेक्टर यानी कि भैरवा, और वहाँ पर वो जिसको भी पकड़ने जा रहा था उसके, तो वहाँ पर इतने फास्ट मूवमेंट में भी हमें कई सारे बैनर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कि हमें चाइनीज, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस के बैनर्स देखने को मिलते हैं। और हमें वहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत सारे पैसे यानी कि बहुत सारे यूनिट्स देने पड़ेंगे आपको पहाड़ों की शुद्ध हवा लेने के लिए भी। इन दोनों एपिसोड्स में मुझे एक रिक्शा वाला काफी ज्यादा पसंद आया। वो बुढ़ा होने की वजह से उसको मास्क पहना हुआ हमें दिखाया है, ये काफी एक अच्छी डिटेल थी। हमें इस सीरीज में कुछ ऐसे लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स के खिलाफ है, लेकिन वो रेबल नहीं है और उनके ऊपर काफी बड़ा इनाम भी रखा गया है। और जिनको की पकड़ कर अपना जो भैरवा है वो एक व्हीकल लेना चाहता है और जाना चाहता है कॉम्प्लेक्स में, और इसी के लिए उसको एक नोटिफिकेशन आता है उसके हाथ में लगे एक गैजेट पर, जहाँ पर उसको एक ऐसे बंदे के बारे में पता चलता है जो कि कॉम्प्लेक्स के खिलाफ है और उसको पकड़ने पर काफी मोटी रकम उसको मिल सकती है, जिससे कि वो व्हीकल खरीद पाए और जा पाए कॉम्प्लेक्स में। अब यहाँ पर अगर आप लोग भैरवा के गैजेट पर नोटिस करोगे तो वहाँ पर जो बंदा है उसका नाम लिखा हुआ है पठान, और उसकी उम्र भी कुछ ऐसे ही है 52 साल। लेकिन अगर इसके थोड़े नीचे अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पर हमें उसी लेडी की एक फोटो देखने को मिलती है जो कि जिक्र कर रही थी ना संभाला का। अब यार सवाल ये उठता है कि भैरवा के गैजेट में एक रेबल की फोटो कहाँ से आई। अब इससे हमें ये पता चलता है कि भैरवा और रेबल का भी कोई खास कनेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं वो मूवी में जब दिखाएंगे तब दिखाएंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं उस स्टैचू के बारे में जो कि हमें एपिसोड 2 में देखने को मिला था। ऑब्वियसली स्टैचू उसी बंदे का है जो कि हमें टीजर में बैड साइड की तरफ से देखने को मिल रहा था। आपने कल की 2898 AD के पहले टीजर में जरूर से नोटिस किया होगा उस बंदे को, और अगर आप इस पूरी फ्रेम में उस नीचे वाले बंदे पर फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभास यानी कि भैरवा के गैजेट में जो हमें पठान नाम का बंदा दिख रहा था ये काइंड ऑफ उसके जैसा ही दिख रहा है। अब आपको क्या लगता है कि मूवी का मेन विलन ये होने वाला है? ऑब्वियसली नहीं। हम सभी लोग जानते हैं कि कल की मूवी का मेन विलन होने वाला है कमल हसन, जो कि कली का रोल अदा करने वाला है इस मूवी में। हाँ, तो एक ऐसा हो सकता है कि इस पूरे कल की यूनिवर्स में सबसे बड़ा जो विलन है वो कली होगा और उसका एक राइट हैंड होगा जो कि ये भाई साहब है। अब बात करते हैं उस स्टोन के बारे में जो कि भैरवा को मिला था। देखो यार, भैरवा को पता चलता है एक मास्क मैन के बारे में जिसके ऊपर भी काफी ज्यादा यूनिट्स का एक इनाम था, और वो कोइंसिडेंटली भैरवा को मिल भी जाता है। भैरवा उसका पीछा करता है बुज्जी के साथ, लेकिन उसके पास एक पावर होती है जिससे कि वो अपना एक अलग होलोग्राम बना सकता है और वो 2 रूप में आ सकता है, और उसी होलोग्राम की वजह से वो भैरवा को लगभग हरा ही चुका होता है, यानी कि वो उससे दूर भाग ही चुका होता है। लेकिन भैरवा एक स्मेल की मदद से, सड़ी हुई मछली की स्मेल की मदद से उसको पकड़ लेता है, और फिर उसे पता चलता है कि ये कोई बड़ा चोर नहीं, ये तो एक बच्चा है जो कि अपनी बहन को पालने के लिए ये सारी चोरियां कर रहा था। लेकिन उस बच्चे के हाथ में लगे गैजेट में से भैरवा को मिलता है एक पत्थर, जिसकी वजह से वो होलोग्राम बनाकर ऐसे चोरियां कर रहा था। अब मैं जानता हूँ कि एक पत्थर के बारे में सुनने के बाद आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि इसका कनेक्शन अश्वत्थामा जी के साथ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यार, किसी भी पत्थर का कनेक्शन सीधा अश्वत्थामा से जोड़ना, देखो यार ये तो जल्दबाजी हो जाएगी कि अश्वत्थामा जी के साथ उस पत्थर का कोई कनेक्शन हो सकता है ऐसा सोचना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पत्थर कॉम्प्लेक्स से आया है। देखो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ऐसी सारी चीजें होंगी ना एकदम फ्यूचरिस्टिक सी। अश्वत्थामा जी और होलोग्राम की टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा दूर दूर का संबंध लग रहा है इन दोनों का, इसलिए हम इसको रहने देते हैं। चलो भाई लोग, अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक के बारे में कि ना तो हमें इस सीरीज में कल्कि के बारे में बताया गया और ना ही कली के बारे में, हमें सिर्फ बताया गया है तो भैरवा के बारे में और काशी के बारे में। अब ये तो एक ऑब्वियस कनेक्शन ही हो गया ना भगवान भोलेनाथ का, काशी का और अपने भैरवा का। सीधा सीधा कनेक्शन दिखता है कि भैरवा में हमें भगवान भोलेनाथ जी का कोई रेफरेंस देखने को जरूर से मिलेगा। सबसे पहला रेफरेंस तो ये नाम
नाम ही है भैरवा। अब विष्णु जी के अवतार भगवान कल्कि को और राक्षस कली को कैसे दिखाया जा सकता है इसके आने वाली मूवीज में, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और क्या इसका कोई हिंट हमें इसके आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलता है या नहीं, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और तब तक के लिए आप लोग इसके ऊपर जो आपका ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स में लेके बताओ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर से मार देना, और अगर आप इस चैनल पर कैसे भी नया आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो फिर यार, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। विश तो हम बहुत चीजों के लिए करते हैं, इंसानों की नियत ही ऐसी है। बच सकते हैं। ओह क्या ग्लासेस है। Thanks, bro. Same, but different.